माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट होती है उस पर भी जा सकते हैं। तो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे डेक्स फंक्शंस तो एक माइक्रोसॉफ्ट का एक लिंक ओपन होके आ जाएगा ऐसा, और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दी जाएंगी। कितने टाइप के डेक्स फंक्शंस होते हैं तो ये देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ एग्रीगेशन, फिर डेट फंक्शंस, फिल्टर फंक्शंस, फाइनेंशियल फंक्शंस, इंफॉर्मेशन फंक्शंस, लॉजिकल फंक्शंस, मैथ, रिलेशनशिप फंक्शंस, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस, टेक्स्ट फंक्शंस, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस। तो अब इसमें से हम सारे नहीं पढ़ने वाले हैं, जितने हमारे जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन से पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आइडिया मैं दे देता हूँ आपको। एग्रीगेशन फंक्शन पढ़ने वाले हम, फिर उसके बाद डेट एंड टाइम फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिल्टर फंक्शंस, इसमें भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारे पास में लॉजिकल फंक्शंस, तो लॉजिकल फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद रिलेशनशिप फंक्शंस और टेक्स्ट फंक्शन और टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन। इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारा एग्रीगेशन और टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस। इसके साथ में डेट टाइम फंक्शन इसका भी यूज़ होता है और फिल्टर फंक्शन इसका भी यूज़ होता है। तो मोस्टली जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो ज़्यादातर वही यूज़ होंगे। इसके अलावा अगर कुछ यूज़ होगा तो आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड सारे याद करना थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, पॉसिबल भी नहीं है। जब जितना ज़्यादा ये आप यूज़ करते रहेंगे टाइम के साथ में उतना ही आपको चीज़ें पता चलती रहेंगी। तो एग्रीगेशन फंक्शंस इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे पहले ही, जैसे एवरेज क्या होता है, काउंट क्या होता है, और मैक्स मिन ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब एक और फंक्शन होते हैं हमारे पास में। बेसिकली दो टाइप के फंक्शन होते हैं। जैसे अगर मैं इस एक्स पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये इटरेटर फंक्शन है। तो दो टाइप के अपने फंक्शन होंगे। जो दूसरे टाइप का फंक्शन एक होता है हमारे पास में इम्प्लिसिट फंक्शंस, और शायद रॉन्ग, और सेकंड जो फंक्शन होता है वो होता है एग्रीगेटर इटरेटर फंक्शन। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज इटरेटर फंक्शंस। तो इटरेटर फंक्शन कौन से होते हैं जिसमें एक्स लगा होता है। तो अगर हम एग्रीगेशन में जाएंगे तो ये अपने पास में ऐसा खुलेगा, और इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। जैसे एवरेज की बात करें हम तो एवरेज के बाद में देखो एवरेज ए लिखा हुआ है और एवरेज एक्स लिखा हुआ है। तो एवरेज और एवरेज एक्स में क्या डिफरेंस है ये हमें भी बताएंगे। काउंट, जैसे काउंट क्या करता है, नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है किसी भी टेबल में, लेकिन काउंट एक्स क्या करता है, काउंट एक्स भी नंबर ऑफ रोज को ही काउंट करता है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन का तरीका अलग होता है। ऐसे ही काउंट ए एक्स और काउंट एक्स, तो जिसमें भी एक्स लगा होगा वो उसको बोलते हैं इटरेटिव हाँ जी। फंक्शन। तो इसके बारे में हम सबसे लास्ट में बात करेंगे, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स लगने पे क्या होगा, इसको इटरेटिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये काउंट तो उसके लिए होता है ना, ऐड करने के लिए काउंट वाला वही है ना ये? हाँ, काउंट मीन्स आपने कि पढ़ाया था। नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं, काउंट ये होगा। और अच्छा सम, अच्छा सम मीन्स कि किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स का सम करना है, तो सम ठीक फंक्शन है। यूज होगा। और काउंट मीन्स कि किसी भी टेबल में किसी पर्टिकुलर कॉलम में कितने नंबर ऑफ रोज हैं उनको काउंट करेगा। जैसे लेट से अगर हम एक एग्जांपल भी बता दें, ये हमारे पास में टेबल है, ये पावर बीआई में गए और ये मैंने एक डेटा सेट इंपोर्ट कराया हुआ है ऑलरेडी। अब मैं ग्लोबल सुपर स्टोर डेटा मैंने आपको शेयर भी किया हुआ है। इसमें से जैसे हमारे पास में किसी भी कॉलम में चले जाएं, जैसे मैं कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने पे ये नीचे जो है ना, यहाँ पे नीचे वो बोलेगा कि कितने नंबर ऑफ रोज हैं, तो ये रोज के बारे में बताता है। तो जैसे लेट से अगर हम ये बोलें कि ऑर्डर डेट जो है ना, ऑर्डर डेट में फ़िल्टर लगा दें। डेट फ़िल्टर कैसे लगाएं, इज़ आफ्टर, जैसे फ़िल्टर लगा देते हैं किसी भी डेट से कि हमें 2012 के बाद का ही चाहिए, ऐसा कुछ भी फ़िल्टर लगा सकते हैं। हम जून 2012 के बाद का फ़िल्टर लगाया, तो जो हमारे पास में पहले रो थी वो थी 51,290, और अब हमारे पास जो फ़िल्टर रोज आ गई हैं वो है 38,866। तो क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए जून 2012 के बाद में कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स थे। तो हम क्या करेंगे, पहले ऑर्डर डेट में जाएंगे, वहाँ पे फ़िल्टर लगाएंगे और उसके बाद में हम इस ऑर्डर आईडी की नंबर ऑफ रोज काउंट करेंगे। तो ऑर्डर आईडी कॉलम है हमारे पास, इस कॉलम में जाएंगे, क्लिक करेंगे और ये नीचे जो आंसर दे रहा है नीचे इधर ये बोल रहा है कि हमारे पास फ़िल्टर रोज कितनी है, 38,866। दैट मीन्स
आफ्टर जून 2012 the number of orders were 38,866। इतने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमने प्लेस किए हैं, ये इसके कहने का मतलब हुआ। तो काउंट ऐसे हुआ। और जहाँ सम की बात होती है तो सम का मतलब ये हुआ कि हमने किसी पर्टिकुलर डेट के बाद में कितने नंबर ऑफ ऑर्डर किए, वो कितने उसकी वैल्यू कितनी थी। तो वैल्यू मीन्स सेल्स कितनी करी। तो हम किस कॉलम में जाएंगे, फिर सेल्स वाले कॉलम में जाएंगे। तो यहाँ पे सेल्स वाले कॉलम में चले गए, ठीक है। जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ आगे, तो सेल्स वाले कॉलम में गए और इस सेल्स वाले कॉलम के हर एक एलिमेंट का सम कर देंगे। तो जैसे ही आप सम करेंगे तो कुछ एक वैल्यू आएगी, वो उसका सम होगा। तो ये काउंट और सम। काउंट मीन्स कि हर एक हमारे रो में कितने नंबर ऑफ, एक रो है और क्यू लगी हुई है और उसमें कितने नंबर ऑफ पीपल हैं, कितने नंबर ऑफ पर्सनस हैं, ये काउंट के बारे में बताता है। और सम क्या बताता है कि हर एक पर्सन के पास में कितना अमाउंट है, कि हर हर एक पर्सन की वॉलेट में कितना अमाउंट है। तो हर एक पर्सन के वॉलेट के अमाउंट को सम करते जाएंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट, अब काउंट मैक्स मिन। और मैक्स मिन का यही होगा कि अगर हम किसी भी कॉलम में जाएंगे तो उसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, वो मैक्स होगा, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो मिन हो गया। नेक्स्ट जाते हैं, हमारे पास में नेक्स्ट फंक्शन क्या हुआ, डेट एंड टाइम फंक्शन। कैलेंडर पे क्लिक करेंगे और कैलेंडर पे क्लिक करने के बाद में फिर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे किसी भी कॉलम में जाने के बाद में, और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा न्यू कॉलम का। या फिर हम दूसरा तरीका ये है कि कॉलम टूल्स में जाने के बाद न्यू कॉलम पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हम न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे तो हमारे फार्मूला बार में हमें एक ऐसा फार्मूला देखने को मिलेगा। इस फार्मूला बार में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे वीक डे, और वीक डे के बाद लिखेंगे वीक डे। वीक डे फार्मूला लगाएंगे और लिखेंगे कैलेंडर। ये पूछेगा कौन सी डेट के बारे में बात करें आप, कैलेंडर डेट के बारे में। जैसे ही मैंने एंटर किया तो एंटर करने पे देखिए इसने वैल्यू दे दी। तो वैल्यू क्या दी है कि जो हमारे पास में जो वीक का पहला दिन होगा उसको 1 काउंट करेगा, दूसरे दिन को दूसरा काउंट करेगा। अगर हम इसको एक बार और ध्यान से देखें, जैसे मैंने देखो वीक डे लिखा और पहला पैरेंथेसिस लगाया, तो ये बताता है इसके बारे में कि आप इस वीक डे में कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं। तो देयर आर 2 पैरामीटर्स। कौन कौन सा, पहला पैरामीटर मैंडेटरी है और दूसरा ऑप्शनल है। ऑप्शनल कैसे पता चला, क्योंकि इसके बाहर ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स ऑप्शनल है, और अगर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो ये मैंडेटरी हो गया, ठीक है। तो डेट कौन सी चाहिए आपको, कैलेंडर टेबल की डेट। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन आए, 1 कॉमा लगाया मैंने, 1 2 3। जैसे आप 1 पे क्लिक करोगे, 1 पे यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे वो इस पे एरो पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसने क्या बोला कि ये पहला जो वीक का जो पहला डे मानेगा वो संडे को मानेगा। जैसे मैंने 1 क्लिक किया यहाँ पे, तो 1 इनपुट पैरामीटर, 1 वैल्यू इनपुट कराने का ये मीनिंग हुआ कि ये संडे को पहला में डे मानेगा और मंडे को 2 मानेगा। अगर आपने यहाँ पे 2 लिखा तो 2 लिखते ही ये फिर संडे को छोड़ के मंडे को पहला डे मानना शुरू कर देगा। और जैसे ही हमने 3 लिखा तो 3 में ये ट्यूसडे को मानना शुरू कर देगा। ये देखिए यहाँ पे 1 पे जब मैंने 1 पे मैं हॉवर कर रहा हूँ तो संडे को पहला मान रहा है, 2 पे कर रहा हूँ तो मंडे को, और फिर 3 पे कर रहा हूँ तो मंडे को 0 मान रहा है। मंडे को 0 मानने का मतलब 1 किसको मानेगा, ट्यूसडे को मानेगा। नेक्स्ट हमारे पास में हुआ ईयर। तो ईयर किसी भी डेट के ईयर को बताता है, और क्वार्टर को बताता है। जैसे यहाँ पे क्वार्टर लिखा हुआ है, ये क्वार्टर को बताएगा, दिस इज क्वार्टर। मंथ को बताएगा, आर को बताएगा। ईओ मंथ, अब ईओ मंथ क्या बताएगा, आप इसमें पढ़ भी सकते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि आपको याद ना रहे, तो यहाँ पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। तो देखिए ईओ मंथ के सामने क्या लिखा हुआ है, returns the date in date time format of the last day of the month before and after a specified number of month। तो मैं चलो बता ही देता हूँ, एक बार यहाँ पे लिखते हैं ईओ मंथ। ईओ मंथ बेसिकली क्या करता है, पहले आप ईओ मंथ लिखेंगे और ये स्टार्ट डेट मांगेगा आपसे, तो पहले स्टार्ट डेट लिखेंगे कैलेंडर। इसके बाद पूछेगा कि आपको कितने नंबर ऑफ मंथ्स की बात करें। नंबर ऑफ मंथ्स का मीनिंग क्या समझिए यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे 0 लिखा तो ये क्या करेगा कि जो आपकी अभी करंट डेट है उसी महीने की लास्ट डेट को बताएगा यहाँ। तो देखिए यहाँ पे कौन सा महीना चल रहा है, पहले वाली रो में 1 जनवरी 2011। तो जनवरी का लास्ट डे कौन सा होता है, 31 जनवरी 2011। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या आएगा,
पहली बार यहाँ पे आएगा 31 जनवरी 2011। अगर यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा तो ये क्या बताएगा, जो आपका करंट डेट है उस करंट डेट में एक महीना ने ऐड कर देगा। तो अभी महीना कौन सा है, जनवरी का, तो जनवरी के बाद नेक्स्ट महीना कौन सा आता है, फरवरी का, तो ये फरवरी के लास्ट डेट बताएगा। तो देखिए यहाँ पे 31 जनवरी लिखा हुआ है, इस बार क्या आ जाएगा 28 फरवरी 2011। अगर मैं यहाँ पे अब -1 लिखूंगा, -1 का मीनिंग ये हुआ कि इस महीने से एक पहले की डेट बता देगा, ठीक है। तो उसने एक पहले की डेट बता दी। ये हमारे पास में फॉर्मूला है। ये सारे फॉर्मूले अब डेट और टाइम के हो गए हैं कवर। अब हम और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज पे जाते हैं जिसमें बोलते हैं लॉजिकल फंक्शंस। तो लॉजिकल फंक्शन कौन कौन से होते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए लॉजिकल फंक्शन में आपने पढ़ा भी होगा पहले, एंड और नॉट, ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। और इफ़ क्या होता है, इफ़ के पहले इफ से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद एंड और पे जाएंगे। देखिए इफ़ का क्या मीनिंग होगा, हम मान लीजिए ग्लोबल सुपर स्टोर में जाते हैं। ग्लोबल सुपर स्टोर में जाने के बाद में हम न्यू टेबल पे क्लिक कर, सॉरी न्यू कॉलम पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने न्यू कॉलम पे क्लिक किया तो अब यहाँ ध्यान से देखना, जैसे प्रॉफिट की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो अगर हमारे पास ये प्रॉफिट पॉजिटिव में है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हो रहा है। अगर ये प्रॉफिट नेगेटिव में होगा तो हमें लॉस हो रहा होगा, ठीक है। तो लेट से अभी देख लेते हैं इसमें नेगेटिव में वैल्यू है या नहीं है। देखिए यहाँ पे नेगेटिव में वैल्यू है, तो अगर यहाँ पे नेगेटिव में वैल्यू है तो हमें प्रॉफिट ना हो के क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक नया कैलकुलेटेड कॉलम बनाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे। द मोमेंट यू क्लिक ऑन दी न्यू कॉलम टैब, तो यहाँ पे एक ऐसा फॉर्मूला बार ओपन हो जाएगा और इस फॉर्मूला बार में आपको लिखना है प्रॉफिट स्लैश लॉस। और अब आपको फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या लिखना है, पहले इफ़ के पास में एक सबसे पहला पैरामीटर होता है जिसको बोलते हैं लॉजिकल टेस्ट। तो ये किसी एक कॉलम पे लॉजिकल टेस्ट करेगा। तो लॉजिकल टेस्ट किस पे करेगा, तो हमें किस पे लॉजिकल टेस्ट कराना है, प्रॉफिट पे। और प्रॉफिट किस कॉलम, किस टेबल का कौन सा कॉलम है, तो ग्लोबल सुपर स्टोर लिखेंगे पहले हम। देखिए यहाँ पे ग्लोबल सुपर स्टोर लिखा, ग्लोबल सुपर स्टोर का कौन सा कॉलम, प्रॉफिट, तो यहाँ पे प्रॉफिट लिख दिया हमने। तो जैसे यहाँ पे प्रॉफिट लिखा तो ये प्रॉफिट के पास जाएगा। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई, अगर ग्रेटर देन 0 हुई तो हमें क्या हो रहा है, हमें फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रॉफिट, ये पहला होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा, इसके पास जाएगा, इस एक्सप्रेशन के पास जाएगा और ये एक्सप्रेशन ट्रू हो गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमने कि ग्लोबल सुपर स्टोर में प्रॉफिट की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर देन है तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लॉस और इसको एंटर कर देंगे। जैसे ही हमने एंटर किया तो अब ये वैल्यूज़ देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में है तो यहाँ पे प्रॉफिट लिखा हुआ है, ठीक है। अब कोई नेगेटिव वैल्यू देख लेते हैं, अगर कोई नेगेटिव वैल्यू हमें मिल जाए तो। जैसे ये रहा नेगेटिव वैल्यू हमारे पास, तो नेगेटिव वैल्यू में क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, क्लियर। इसमें और भी समझ सकते हैं हम, नेस्टेड इफ की भी बात कर सकते हैं। जैसे नेस्टेड इफ में क्या होगा, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे प्रॉफिट में कुछ वैल्यू 0 भी है। तो 0 में क्या होगा, अगर हमारे पास 0 हुआ तो ना तो प्रॉफिट हुआ और ना लॉस हुआ। इस केस में तो न्यूट्रल वैल्यू हो गई। तो इस केस में क्या करेंगे, क्योंकि ये केस तो हमने कंसिडर नहीं किया है। अगर मैं ऊपर स्क्रॉल करके देखूँ और हमारे पास कुछ वैल्यू 0 आ रही है, जैसे ये 0 है, अगर इस 0 के सामने हम देखें तो यहाँ पे क्या बता रहा है, लॉस बता रहा है, जबकि ये लॉस नहीं है, ये तो न्यूट्रल वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक नया फंक्शन आता है, फिर इसको बोलते हैं स्विच। क्या होता है, स्विच। अब स्विच कैसे काम करता है, स्विच के पास में सबसे पहला जो आर्गुमेंट होगा वो बोलते हैं एक्सप्रेशन। इसमें लिखते हैं हम ट्रू, हमेशा ट्रू लिखते हैं। अब ये ट्रू कैसे लिखते हैं, नेक्स्ट। अब ट्रू ये वर्किंग कैसे होगी ये नेक्स्ट समझ लेते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं वैल्यू। वैल्यू क्या लिखते हैं, पहले हम ये देखना चाहते हैं कि ग्लोबल सुपर स्टोर के पास गए और प्रॉफिट के पास गए, और यहाँ पे क्या लिखा हमने, ग्रेटर देन 0। तो अब देखिए स्विच कैसे काम करेगा। स्विच सबसे पहले
पहले वाले एक्सप्रेशन के पास जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है, ट्रू, इसकी वैल्यू को इसके साथ मैच करेगा। अब देखो इसकी वैल्यू को इसके साथ मैच करने का मतलब ये हुआ कि ग्लोबल सुपर स्टोर में प्रॉफिट को देखेगा, और प्रॉफिट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। और अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, सॉरी स्मॉलर देन 0 हुआ, तो ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या होगा, ये इस एक्सप्रेशन को इस ट्रू के साथ में कंपेयर करेगा। अगर इसकी वैल्यू भी ट्रू आ रही है तो ये इसके बाद कॉमा के बाद जो भी हम लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रॉफिट, आ जाएगा प्रॉफिट। अब स्विच के साथ में क्या होता है, जब हम इफ की बात करते हैं तो इफ के पास में केवल एक ही कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, एक ही एक्सप्रेशन होता है, लेकिन स्विच के साथ में मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकते हैं। जैसे मल्टीपल स्टेटमेंट के जैसे यहाँ पे अभी तो हमने ग्रेटर देन 0 की बात करी, अब हम लेस देन 0 की भी बात कर सकते हैं। हमने क्या किया, पहले इसको कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर लिया। अब दूसरी वैल्यू हमें क्या देखनी है, लेस देन 0 की, तो अब ये लेस देन 0 के बाद जाएगा। अगर लेस देन 0 होगा तो वैल्यू क्या आएगी, लॉस आ जाएगी। और अब एक तीसरी और चीज़ बची, अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो प्रॉफिट होगा, लेस देन 0 है तो लॉस होगा, और अगर इक्वल टू हुआ तो क्या होगा, फिर हो जाएगा न्यूट्रल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूट्रल। अब देखिए इसकी वर्किंग कैसे होगी, वर्किंग कुछ ऐसे होगी कि स्विच में सबसे पहले ट्रू के पास जाएगा और इसकी वैल्यू को स्टोर करा लेगा अपनी मेमोरी में, फिर इस ट्रू को हर एक स्टेटमेंट के साथ में मैच कराएगा। अगर पहले स्टेटमेंट के पास जाएगा, अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो ये क्या करेगा, उसी वैल्यू को रिटर्न कर देगा और यहीं पे हमारा जो एग्जीक्यूशन है ख़त्म हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अगर पहली वैल्यू ट्रू नहीं हुई, जैसे यहाँ पे सपोज करिए किसी भी प्रॉफिट के किसी भी सेल में वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं है, नेगेटिव में वैल्यू है, तो पहली बार क्या होगा, पहला कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर दूसरे के पास जाएगा, अगर वैल्यू नेगेटिव है तो इस बार वैल्यू कितनी आएगी, लॉस में आ जाएगी, तो दूसरे को प्रिंट करा देगा। और अगर वैल्यू 0 है तो फिर क्या होगा, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी, फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन भी फॉल्स, दूसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स। तो जब दोनों फॉल्स हो जाएंगे तो उसके बाद जो भी वैल्यू बचेगी, और वो वैल्यू कौन सी है, 0, तो 0 के केस में क्या देगा, न्यूट्रल देगा। अब करा देते हैं एंटर। जैसे ही आपने एंटर किया यहाँ पे, तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे प्रॉफिट, जहाँ पे वैल्यू प्रॉफिट की ग्रेटर देन 0 थी, पॉजिटिव में थी, वहाँ पे तो पॉजिटिव आ रहा है। और देखो यहाँ पे 0 के केस में क्या आ रहा है, न्यूट्रल। और अब नेगेटिव वाला कोई केस देख लेते हैं, जैसे ये नेगेटिव वाला केस है तो नेगेटिव वाले केस में क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। तो ऐसा करके हमने यहाँ पे तीनों की तीनों वैल्यू को देख लिया। नेक्स्ट, अब हम इफ की बात कर ली हमने स्विच की बात कर ली, अब एंड और की बात करते हैं। तो एंड और कैसे होते हैं, तो इनको कैसे यूज कर सकते हैं, तो एंड और कैसे यूज कर सकते हैं, फिर से हम इस प्रॉफिट और न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे। न्यू कॉलम पे क्लिक करने के बाद में जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल ये देख लेते हैं कि ये सेल्स की बात कर रहे हैं हम, तो सेल्स में मान लीजिए ऐसा मान लेते हैं कि ये ऑर्डर प्रायोरिटी है हमारी और ये प्रॉफिट और लॉस है, ये दोनों कॉलम है। इन दोनों में हम कुछ ऐसा लॉजिक लगाते हैं, जैसे हम कहते हैं यहाँ पे एंड कंडीशन, ऐसा कुछ करके कॉलम बना लेते हैं। बस मैं यूज़ करना आपको बता रहा हूँ, आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इफ़ के बाद में अब एंड कंडीशन लगाएंगे, और एंड में यहाँ पे लिखेंगे ऐसा। अब एंड के पास में देखिए कितने लॉजिकल टेस्ट हैं, 2 लॉजिकल टेस्ट हैं। याद रखना एंड के पास में केवल 2 ही लॉजिकल टेस्ट होते हैं। अब दोनों लॉजिकल टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, वो हम कराते हैं ग्लोबल सुपर स्टोर। ग्लोबल सुपर स्टोर के ऑर्डर प्रायोरिटी में जाते हैं, इसमें आते हैं ऑर्डर प्रायोरिटी कॉलम में। और ऑर्डर प्रायोरिटी में लिखते हैं हम कि अगर इसकी वैल्यू मीडियम के इक्वल है, इसके इक्वल है मीडियम के, साथ में कॉमा हम लिखते हैं यहाँ पे कि ग्लोबल सुपर स्टोर का कौन सा कॉलम, प्रॉफिट। प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन 0 है। अगर ये दोनों की दोनों वैल्यूज ट्रू हो गई हैं
अगर ये दोनों वैल्यूज ट्रू होती हैं। अब यहाँ पे हम इस कॉलम को बंद कर देंगे, सॉरी पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे। पैरेंथेसिस को क्लोज करने के बाद में लगाएंगे कॉमा। तो ये हमारा पहला पैरामीटर हो गया। अब इफ क्या कहता है, इफ ये इन दोनों के दोनों एक्सप्रेशन को देखेगा और इन दोनों के एक्सप्रेशन में हमने क्या बोला है, एंड लगाया। तो एंड का मतलब ये होता है कि अगर ये भी स्टेटमेंट ट्रू हुआ और ये भी स्टेटमेंट ट्रू हुआ तभी हम ट्रू मानेंगे। अगर इन दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो आप क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा आ जाए, हमारा ऑर्डर ऐसा आ जाए। आप ये चाहते हैं हमारा हो जाए एक्सेप्शनल ऑर्डर, ऐसा कर लीजिए एक्सेप्शन, ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल ऑर्डर, ठीक है। एंटर किया हमने, अब ये एंड का यूज हो गया। तो अब देखिए एंड कैसे काम करेगा इस केस में। देखो इसमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट का मतलब ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखो प्रॉफिट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है और ऑर्डर प्रायोरिटी कौन सी है हमारी, मीडियम है। तो हमारा ऑर्डर कैसा है, एक्सेप्शनल ऑर्डर है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे इसमें नॉर्मल ऑर्डर लिखा है, तो नॉर्मल ऑर्डर किस वजह से लिखा है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट ना हो, यहाँ पे प्रॉफिट ना हो के न्यूट्रल वैल्यू आ रही है। हालांकि ऑर्डर प्रायोरिटी हमारी मीडियम ही है। तो हमने देखा एंड के केस में दोनों वैल्यू अगर ट्रू होंगी तभी हमारे पास में ट्रू आएगा और तभी हमारे पास में कंडीशन सही बैठेगी, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम देखें और, तो और में क्या होता है, और में होता है कि आइदर वन ऑफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू। जैसे हमने और के बारे में लिख दिया यहाँ पे, तो और के पास में भी दो इनपुट होते हैं। हमने एक इनपुट एक एक्सप्रेशन लिख दिया यहाँ पे दोनों दूसरा एक्सप्रेशन लिख दिया। ये क्या करेगा, इन दोनों एक्सप्रेशन को देखेगा कि क्या दोनों ट्रू है या नहीं है। तो और के केस में क्या होता है, और के केस में होता है कि आइदर वन ऑफ देम शुड बी ट्रू। तो अगर ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। अगर दोनों के दोनों फॉल्स हो गए तो फिर फॉल्स आएगा, तभी फॉल्स आएगा। वरना अगर दोनों ट्रू हो गए तो ट्रू तो आनी है वैल्यू। अगर कोई एक भी ट्रू हो गया तो भी आंसर ट्रू आएगा। अब मैं एंटर करा देता हूँ। अब देख लीजिए इस बार आंसर आपको कुछ और मिलेगा। देखो यहाँ पे प्रॉफिट वैल्यू जीरो है लेकिन ऑर्डर प्रायोरिटी कैसी है, मीडियम। देखिए फिर भी एक्सेप्शनल ऑर्डर आया है, क्योंकि ये क्या देख रहा है, ये देखने की कोशिश कर रहा है कि इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा तो भी हमारे पास में वैल्यू ट्रू आ जाएगी। और स्क्रॉल डाउन करते हैं, कहीं पे नॉर्मल वैल्यू आ रही हो, जैसे ये नॉर्मल ऑर्डर है। तो नॉर्मल ऑर्डर के केस में देखो यहाँ पे ऑर्डर प्रायोरिटी कैसी है, ऑर्डर प्रायोरिटी हाई है और प्रॉफिट जीरो है। तो इन दोनों में से दोनों ही वैल्यूज फॉल्स आ रही है, इसीलिए ये वैल्यू कैसे आ ये ऑर्डर कैसा आ रहा है, नॉर्मल ऑर्डर आ रहा है। क्लियर? हाँ जी। ठीक है। अब हम यहाँ पे एंड और इफ स्विच और एक और फंक्शन बचा हमारे पास, कॉलेज फंक्शन। तो कॉलेज फंक्शन क्या कहता है, एक बार ये देख लेते हैं कॉलेज फंक्शन क्या कहता है। कॉलेज फंक्शन ये कहता है कि मैं न्यू कॉलम पे क्लिक करूँगा। कॉलेज के साथ में मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। एक होता है हमारे पास में वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। जैसे ही मेजर पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे इस फॉर्मूला बार में कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा। मेजर की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे कॉलेज फंक्शन, कॉलेज फंक्शन। अब देखिए वेरिएबल कैसे आता है, वेरिएबल कुछ ऐसे आएगा। पहले लिखेंगे WAR लिखने से वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इस वेरिएबल की वैल्यू लिख दी हमने कैपिटल A इज इक्वल्स टू 10। अब ये वर्क कैसे करेगा, जैसे ही आप वेरिएबल लिखेंगे तो वेरिएबल के बाद में आपको एक वैल्यू लिखनी पड़ेगी, एक स्पेशल कीवर्ड लिखना पड़ेगा, रिटर्न। ये रिटर्न क्यों लिखना पड़ेगा,
क्योंकि जैसे ही आप वेर लिखते हैं तो वेर से एक वेरिएबल के लिए स्पेस क्रिएट हो जाता है, उसके लिए एक स्पेस बन जाता है या एक लूप बन जाता है, और उस लूप को आप क्लोज करना चाहते हैं। और क्लोज कैसे करेंगे? रिटर्न से। अगर आप यहाँ पे रिटर्न लिखेंगे, रिटर्न के बाद में आप जो भी वैल्यू लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न ए। अब ए की वैल्यू कितनी है? ऊपर ए की वैल्यू 10 है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी? 10 आ जाएगी। तो अब इसको यूज़ करके देख लेते हैं एक बार। पहले मैं क्या करता हूँ, एक नए इस कार्ड पे क्लिक करता हूँ, और इस कार्ड पे क्लिक करने के बाद में जो हमने कॉलेज फंक्शन बनाया है उसको इस कार्ड के साथ में ऐड कर देता हूँ। देखिए कॉलेज फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 आ रही है। मैं फिर से कॉलेज फंक्शन के पास जाता हूँ। अभी वेरिएबल की वैल्यू मैंने क्या लिखी थी? 10। अब मैं वेरिएबल की वैल्यू को 20 कर देता हूँ। तो अब 20 करने से रिटर्न क्या करेगा? अब ये 20 रिटर्न 20 करेगा। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे वैल्यू 20 आ गई। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम एक साथ में दो वेरिएबल भी बना सकते हैं। तो दूसरा वेरिएबल बनाने के लिए सेम प्रोसीजर है, var लिखेंगे और दूसरे वेरिएबल का नेम लिखेंगे, और दूसरे वेरिएबल का नेम मैंने क्या लिख दिया? 10 लिख दिया। अब जब भी हम रिटर्न लिखेंगे तो रिटर्न कीवर्ड केवल एक ही बार लिखेंगे, चाहे भले हम कितने भी वेरिएबल बना रहे हो, 2 4 6 10 15 जितनी बना रहे हो, लेकिन रिटर्न कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 20, और b की वैल्यू 10। तो अगर मैं a प्लस b लिखूंगा तो इस बार आंसर कितना आना चाहिए? 30। 30। तो देखिए इस बार इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? ये जो हमारे पास में मेजर है ये रिटर्न क्या कर रहा है? 30 रिटर्न कर रहा है। क्लियर? हाँ जी। अब मैं अगर a इंटू बी लिखूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी? 200। हाँ जी 200 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 200 वैल्यू, जैसे मैंने एंटर किया तो वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी, 200 आ गई। नेक्स्ट, और क्या कर सकते हैं हम इसके साथ में? अब हम सीखेंगे कि कॉलेज फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं। तो कॉलेज फंक्शन के लिए हम यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल बना लेते हैं। var_c, तो यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल्स टू ब्लैंक, ब्लैंक लिख रहे हैं भाई, ठीक है। अब हम कॉलेज फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो देखो रिटर्न के बाद में ये तीनों की तीनों वैल्यू स्टोर हो गई, ए और बी सी की। हमारी मेमोरी में कितनी वैल्यूज़ हैं? ए बी और सी। अब कॉलेज फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो कॉलेज फंक्शन क्या करता है? कॉलेज फंक्शन को आप जितने चाहे इतने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स दे सकते हैं, लेकिन ये आर्गुमेंट के साथ में करता क्या है? तो पहला आर्गुमेंट देंगे हम ए, सॉरी पहला आर्गुमेंट देंगे सी, फिर उसके बाद देंगे ए, और उसके बाद देंगे बी। तो ये क्या करता है कि जितने भी आपके इनपुट पैरामीटर्स होते हैं, इनपुट्स होते हैं, उन सब में सबसे पहले पहले के पास जाता है और देखता है कि क्या उसकी वैल्यू ब्लैंक है या नहीं। अगर उसकी वैल्यू ब्लैंक है तो ये क्या करेगा? पहले इनपुट के बजाय दूसरे आर्गुमेंट पे चला जाएगा, दूसरे इनपुट पे चला जाएगा। अगर पहले की वैल्यू ब्लैंक नहीं हुई तो वही वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो देखिए पहले की वैल्यू कितनी है? सी, और सी की वैल्यू कितनी है? ब्लैंक। तो इसका मतलब ये किसके पास जाएगा? नेक्स्ट के पास जाएगा, और नेक्स्ट की वैल्यू बी कितनी के होगी? पास ए, और ए ए की वैल्यू कितनी है? 20, जो कि ब्लैंक नहीं है। नहीं है। तो ब्लैंक नहीं है, तो अब ये रिटर्न क्या करेगा? 20 रिटर्न कर देगा। 20 रिटर्न करते हैं। तो ये क्या करेगा कि जो भी इसका पहला नॉन ब्लैंक वैल्यू होगी उसी वैल्यू को ये रिटर्न कर देगा। तो देखिए इस बार वैल्यू कितनी आ रही है? 20 आ रही है। अब अगर मैं यहाँ पे सी ए बी के बजाय बी ए सी कर दूँ, तो बी ए सी करने में बताओ आंसर कितना आएगा? ये सबसे पहले बी के पास जाएगा, बी के पास जाने पे चेक करेगा कि वेदर बी कंटेन्स अ ब्लैंक वैल्यू और नॉन ब्लैंक वैल्यू। तो कैसी वैल्यू है? नॉन ब्लैंक है। नॉन ब्लैंक तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ 10। जाएगी। तो यहाँ पे देख लीजिए वैल्यू इस बार आ जाएगी 10 आ जाएगी। क्लियर? ऐसे ये वर्क करेगा। ये कॉलेज फंक्शन होता है। हमारे पास कोई डेटा है, जैसे ये हमारे पास में टेबल बनी हुई है, और इस टेबल में आप एक नया कॉलम बनाना चाह रहे हो, नया कैलकुलेटेड फील्ड बनाना चाह रहे हो। इस नए कैलकुलेटेड फील्ड में आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हो कि जैसे 3 कॉलम है हमारे पास,
और 3 कॉलम में लेट से तीन वैल्यूज़ हैं, 3 कॉलम में तीनों वैल्यूज़ होंगी, और आप ये चाह रहे हो कि भाई जो भी मेरे पास में पहली वैल्यू मिले नॉन ब्लैंक वही मुझे आंसर मिल जाए, ऐसा कुछ करना चाह रहे हो। जैसे इसको कैसे, बेसिकली कॉलेज फंक्शन के पास में जो पहला इनपुट पैरामीटर है वो ये है कि ये किसी एक फैक्ट इंटरनेट सेल्स है उसके सेल्स अमाउंट कॉलम के को का सम कर रहा है। अब ये क्या करेगा कि अगर ये सेल्स अमाउंट कॉलम में सारी की सारी वैल्यूज जीरो हो गई या फिर ब्लैंक हो गई, तो ब्लैंक होने पे सम ऑफ इंटरनेट सेल्स कितना आएगा? ब्लैंक आएगा, नहीं आएगा ब्लैंक? हाँ जी। हाँ, तो उस केस में क्या होगा कि ये वैल्यू कितनी रिटर्न करेगा, क्योंकि इसका पहला जो इनपुट पैरामीटर है वो क्या है, वो ब्लैंक है। तो ब्लैंक है तो ये वैल्यू कितनी रिटर्न करेगा? जीरो रिटर्न करेगा, क्योंकि पहला इनपुट पैरामीटर ब्लैंक हो गया ना। और ये क्या रिटर्न करता है, ये पहले नॉन ब्लैंक वैल्यू को रिटर्न करता है। तो ये पहले पैरामीटर पे जाएगा, अगर पहले पैरामीटर की वैल्यू ब्लैंक हो गई तो ये नेक्स्ट के पास जाएगा। तो देखिए अगर इन केस हमारे पास में सेल्स अमाउंट कॉलम में सारी वैल्यूज ब्लैंक है तो सम ऑफ सेल्स अमाउंट कितना आएगा, वो भी ब्लैंक आएगा। और जब वो ब्लैंक आएगा तो ये क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा, जीरो करेगा। और अगर यहाँ पे वैल्यू ब्लैंक नहीं आती है तो फिर ये रिटर्न क्या करेगा, सम ऑफ सेल्स अमाउंट करेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप ब्लैंक वैल्यूज को कैसे कन्वर्ट कर रहे हो, जीरो में कन्वर्ट कर दे रहे हो। तो ब्लैंक वैल्यूज को किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू में कन्वर्ट भी करा सकते हो आप, ऐसा भी कर सकते हो। जैसे इसका एग्जांपल बताता हूँ मैं, अब आगे और लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास सेल्स वैल्यू है, ये सेल्स वैल्यू है, ये कॉलम है सेल्स। हेलो, हाँ जी। ये सेल्स कॉलम है, इस सेल्स कॉलम में न्यूमेरिक वैल्यूज है हमारे पास। लेट से इसमें कोई एक ब्लैंक वैल्यू हो गई, कैसी वैल्यू हो गई, ब्लैंक ब्लैंक वैल्यू। पेन। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक नया कॉलम बना सकते हो। आप न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे और न्यू कॉलम पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे इसको बोलेंगे न्यू सेल्स, क्या बोलेंगे, न्यू सेल्स। और न्यू सेल्स बोलने के बाद यहाँ पे कॉलेज फंक्शन यूज करेंगे। और कॉलेज फंक्शन में क्या बोलेंगे कि ग्लोबल सुपर स्टोर के सेल्स कॉलम को ले लें और अदरवाइज जीरो कर दें। तो देखिए अब इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ध्यान से समझिए। ये क्या करेगा, पहले वाले पैरामीटर के पास जाएगा और पहले वाले पैरामीटर की वैल्यू को देखेगा। अगर इसकी वैल्यू ब्लैंक नहीं होती है तो ये वैल्यू क्या करेगा, एज इट इज वैल्यू प्रिंट कर देगा। और अगर यहाँ पे वैल्यू ब्लैंक होगी तो उस ब्लैंक वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर देगा, जीरो में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारी कॉलेज फंक्शन का एप्लीकेशन हो गया है कि कॉलेज फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं, ब्लैंक वैल्यूज को जीरोज में या किसी नॉन ब्लैंक वैल्यूज में भी कन्वर्ट करने के ये काम आ सकता है। तो अब हम सेल्स अमाउंट, ये जो सेल्स कॉलम है हमारे पास, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम इस नए सेल्स कॉलम को कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसमें सारी वैल्यू कैसी है, इसमें सारी वैल्यू इंटीजर वैल्यू है, कोई भी ब्लैंक वैल्यू नहीं है। समझ रहे हो? ठीक है, तो ब्लैंक वैल्यूज को न्यूमेरिकल वैल्यू में या इंटीजर में कन्वर्ट करने के ये काम आता है कॉलेज फंक्शन। नेक्स्ट, अब हमारे पास ये खत्म हो गया। अब एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है जिसको बोलते हैं हम टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस। तो टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस क्या होते हैं, तो टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन में एक सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन आता है डेट ऐड कॉलम। क्या आता है, डेट ऐड कॉलम। तो डेट ऐड कॉलम कैसे, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, डेट ऐड कॉलम को सीधे सीधे ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि किन्हीं दो डेट्स के बीच में कितना डिफरेंस है। ठीक है, अगर हमें किसी डेट में कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट जोड़ना है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी टेबल में जाएंगे, न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे न्यू डेट और डेट ऐड। तो डेट ऐड कॉलम के पास में हमारे पास 3 नंबर ऑफ इनपुट्स पैरामीटर हो गए। तो सबसे पहले ही मांगेगा कि कौन सी डेट चाहिए आपको, तो हमें कैलेंडर की कैलेंडर डेट चाहिए।
फिर उसके बाद बोलता है कि कितने नंबर ऑफ इंटरवल की बात कर रहे हो आप, तो सपोज करो 2, और ये इंटरवल कैसा होना चाहिए, ये इंटरवल डे होना चाहिए, मंथ होना चाहिए, क्वार्टर होना चाहिए या ईयर होना चाहिए। लेट से आप ये कह रहे हो कि मेरे पास जो डेट कॉलम है ना, उसकी हर एक डेट में 2-2 दिन बढ़ा दो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डे पे क्लिक करोगे। अब क्या होगा, ये हर किसी डेट कॉलम में जाएगा कैलेंडर टेबल की, और उसकी हर एक रो में कितने डे को बढ़ा देगा, 2-2 दिन को बढ़ा देगा। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे आपने एंटर किया तो देखिए यहाँ पे वैल्यू कितनी है, पहले में 1 जनवरी, इसके ऑपोजिट में वैल्यू कितनी आ रही है, 3 जनवरी। कितनी वैल्यू बढ़ाई इसने, 2 दिन बढ़ा दी। अगर यहाँ पे आप 3 लिखोगे तो कितने दिन बढ़ा देगा, 3 डेज बढ़ा देगा। यहाँ पे 3 डेज बढ़ा देगा। यहाँ पे 3 डेज बढ़ा दिए इसने। नेक्स्ट, इसको हम -3 भी कर सकते हैं, तो -3 के केस में क्या होगा, ये 3 दिन घटा देगा। क्लियर, हाँ तो जी। यहाँ पे इसने 3 दिन घटा दिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है यहाँ पे, कि ये उन्हीं वैल्यूज, जैसे ये वैल्यू जो है ना ब्लैंक वैल्यू है, ये ब्लैंक वैल्यू क्यों हाँ आई, जी। ये ब्लैंक वैल्यू इसलिए आई क्योंकि हमारे पास में जो ऑलरेडी डेट है, ये उन्हीं डेट को इंक्लूड करता है। जैसे अगर मैं 1 जनवरी की बात करूँ और 1 जनवरी में मैं 3 दिन घटा दूँ, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, आंसर आएगा मेरे पास 2010 और 28 दिसंबर। लेकिन 28 दिसंबर 2010 इस कैलेंडर टेबल में नहीं है, हमारे पूरे डेटा मॉडल में ही नहीं है, तो इसलिए ये उन्हीं वैल्यूज को रिटर्न करता है जो आपके डेटा मॉडल में ऑलरेडी प्रेजेंट है। समझ आ रही है बात? हाँ जी। जैसे अगर हम नेक्स्ट जाएं, आगे आगे सबसे लास्ट में, अब मैं उल्टा करता हूँ एक बार, यहाँ पे मैं +3 कर देता हूँ। क्या करता हूँ यहाँ पे, +3, तो तो ये +3 जैसे आप ये -3 किया था अभी, तो हमें कैसे पता चलेगा हम कौन से 3 दिन माइनस कर रहे हैं? इस कॉलम डेट कॉलम की ये ना, डेट कॉलम के तो है, लेकिन कौन से है, स्टार्टिंग के हैं, बीच वाले हैं, लास्ट वाले हैं? नहीं लास्ट वाले नहीं, जो उसकी डेट है, ये डेट कौन सी है, 1 जनवरी, तो फर्स्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ जनवरी जनवरी है। तो 3 दिन जोड़ दिए उसने। अच्छा, इस तरह जोड़ेंगे स्टार्टिंग से। ठीक है, अब जैसे ही हम आगे जाएंगे तो आगे जाने पे देखो लास्ट के 3 कॉलम इसमें ब्लैंक है। ये ब्लैंक क्यों है, क्योंकि जैसे हम 29 दिसंबर 2015 में 3 ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा 2 जनवरी, 1 जनवरी ठीक है। ठीक है, 1 जनवरी ठीक है। जब आएगा हमारे पास आंसर, तो 1 जनवरी के केस में 1 जनवरी 2016, और 1 जनवरी 2016 हमारे पूरे डेटा मॉडल में डेट ही नहीं है, तो ये सिर्फ उन्हीं डेट को मेंशन करेगा जो आपके ऑलरेडी डेटा कॉलम में है, जो आपके डेटा मॉडल में है। अगर आपके डेटा मॉडल में वो डेट प्रेजेंट नहीं है तो आंसर आपका क्या आएगा, ब्लैंक, ये आपको नोट करना है। ठीक है, तो नॉर्मली अब ये क्या करेगा, आपकी जो डेट है उस डेट में जो भी आपने मेंशन किया उतने ही डेट्स को ऐड कर देगा। क्लियर, अब जैसे नेक्स्ट मंथ आता है, नेक्स्ट डे आता है, तो नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्वार्टर, ये वही चीजें हैं। तो वापस देख लेते हैं एक बार। ठीक है, जैसे आपने अभी ये कराया है ना, जैसे डे हमने ऐड किया है वहां पे नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, मतलब जो बस मंथ लाइक हमारा जनवरी है उसकी जगह फरवरी नेक्स्ट मंथ कर देंगे। फरवरी हो जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है इसमें, एक आता है हमारे पास डेट्स, सॉरी, टोटल एमटीडी, टोटल क्यूटीडी और टोटल वाईटी। ये क्या है, ये हमारे पास में रनिंग टोटल या क्यूमुलेटिव टोटल। ये क्या होता है रनिंग टोटल या क्यूमुलेटिव टोटल, एक बार हम जान लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले रिपोर्ट्स व्यू में आएंगे, और रिपोर्ट्स व्यू में आने के बाद में यहाँ पे एक नई टेबल बनाएंगे। टेबल पे पहले क्लिक करेंगे, और टेबल पे क्लिक करने के बाद में इसके फॉन्ट्स को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। चलो पहले मैं इस पर कैलेंडर टेबल में से डेट को लाता हूँ, ये मैंने डेट को लिया है, पहले डेट को लिया, ठीक है, यहाँ पे डेट आ गई। अब डेट के बाद में मैं एक नया मेजर बनाने की कोशिश करता हूँ, तो मेजर मैंने क्या बनाया, ये देखो मेजर बनाया मैंने यहाँ पे, टोटल सेल्स सम ऑफ ग्लोबल सुपर स्टोर। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली ये कर रहा है
कि आपके किसी भी ग्लोबल सुपर स्टोर की बात करते हैं, तो ये टोटल सेल्स क्या कर रहा है, ये टोटल सेल्स आपकी सेल्स का टोटल सम कर दे रहा है। ये पहले भी बता चुके हैं हम। तो इसको चेक करने का तरीका क्या हो सकता है, आप कार्ड को लेके आए यहाँ पे, जैसे आपने कार्ड को लेके आए, सॉरी, यहाँ पे आपने कार्ड पे क्लिक किया, और कार्ड पे क्लिक करने के बाद में आपने इस जो आपने टोटल सेल्स बनाया, इस टोटल सेल्स को आपने इस कार्ड पे ड्रैग एंड ड्रॉप करा दिया। तो यहाँ पे टोटल सेल्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 12.64 मिलियन, ये टोटल सेल्स हुआ। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास मंथली सेल्स क्या है। तो मंथली सेल्स के लिए क्या करूँगा मैं, पहले देखिए मंथली सेल्स के लिए क्या करता हूँ, पहले मैं डेट कॉलम को यहाँ पे ले आता हूँ। अब डेट कॉलम में ध्यान से देखो, इसका थोड़ा सा मैं फॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूँ पहले। मैंने फॉन्ट साइज बढ़ा लिया। अब देखिए क्वार्टर को हटा देता हूँ यहाँ पे, क्वार्टर से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ईयर हुआ, मंथ हुआ, डे हुआ, डे को भी हटा देते हैं। ईयर और मंथ की बात करते हैं, जनवरी में कितनी सेल्स हुई, तो हम क्या करेंगे, सेल्स के लिए टोटल सेल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब सीधा सीधा ये होगा कि ये 2011 के जनवरी मंथ की टोटल सेल्स हो गई। ये किसकी सेल्स हो गई, फरवरी की सेल्स हो गई, ये अप्रैल की सेल्स, ये उसने जाके वहाँ पे सम कर दिया। अब हम क्यूमुलेटिव सम की बात करते हैं। तो क्यूमुलेटिव सम क्या होता है, ये रनिंग टोटल भी जिसको बोल देते हैं, वो कुछ ऐसा होता है कि देखो जितनी सेल्स जनवरी में हुई, जैसे सपोज करो अगर मैं पूछने लग जाऊँ कि आप किसी एक स्टोर के मैनेजर हैं, आपसे पूछूं बताओ भाई इस वाले ईयर में टोटल सेल्स कितनी हुई है, तो आप क्या करोगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अब तक की अक्टूबर की सेल्स को ऐड करेंगे और ऐड करके बताएंगे, यही करेंगे। हाँ जी, यही करेंगे। तो जब भी हम बात करते हैं किस अपनी रिपोर्ट्स को शो करने की, तो हर कोई हमसे सेल्स पूछता है, और वो भी रनिंग सेल्स पूछता है। रनिंग सेल्स मतलब इस साल में टोटल सेल्स कितनी है। तो अगर हम यहाँ इस टोटल सेल्स की बात करें, तो ये हर महीने में तो सेल्स बता रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि अब तक कितनी सेल्स हुई। ठीक है, जैसे सपोज करो हम महीने में चल रहे हैं, मान लीजिए अक्टूबर के, तो ये अक्टूबर के महीने की सेल्स बता रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि अक्टूबर से जनवरी तक की कितनी सेल्स है। उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए आएगा कॉन्सेप्ट हमारा रनिंग टोटल का। और रनिंग टोटल कैसे करेंगे हम, रनिंग टोटल के लिए सबसे पहले हम मेजर बनाएंगे टोटल QTD या टोटल, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे टोटल YTD। टोटल YTD क्या कहता है, ये अब तक की जितने भी ईयर की बात कर लें हम, अब तक ईयर की सेल्स को सम कर देगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। टोटल YTD का जो पहला इनपुट है, वो पहला इनपुट मांग रहा है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब आप क्या करना चाहते हो, आप टोटल YTD में किसको जोड़ना है, घटाना चाहते हो। तो आप किसको जोड़ना है, घटाना चाहते हो, सेल्स को। सेल्स की बात करना है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सम। सम के साथ में लिखेंगे ग्लोबल सुपर स्टोर ऑफ सेल्स। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। फिर कॉमा लगाएंगे। कॉमा के बाद में दूसरे कॉलम में पूछ रहा है कि आप डेट, कौन सी डेट की बात कर रहे हैं, तो डेट कौन सी है, कैलेंडर टेबल की डेट, ये होगी डेट। तीसरे में पूछ रहा है कि आप कोई फिल्टर लगाना चाह रहे हो, नहीं फिल्टर नहीं लगाना चाह रहे। देखो यहाँ पे तीसरे वाले पैरामीटर में स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, और स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है कि ये ऑप्शनल है ना, तो इसलिए हम इसको, और ये ईयर एंड डेट है, ये भी ऑप्शनल है, तो इसको हटा देते हैं यहाँ पे। अब इनको नहीं लेंगे और यहाँ पे क्लोज कर देते हैं हम पैरेंथेसिस। ठीक है, अब जैसे आपने ये बनाया, तो इसको बनाने के बाद क्यूमुलेटिव सेल्स को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप किया हमने, तो ध्यान से देखो यहाँ पे पहले वैल्यू कितनी आई इसमें, 98 थी, और दूसरे कॉलम में कितनी वैल्यू आ रही है, दूसरी रो में वैल्यू कितनी आ रही है, 190। और 190 क्या है, 190 है 98 प्लस 90 का सम। देखो ये 98 है, इसको मान लो 1 लाख, और इसको मान लो 90, तो कितना हो जाएगा, 1,90,000। ठीक है, ये जनवरी और फरवरी का टोटल बता। अब ये किसका सम है, जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च। और ये किसका सम है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। यही चाहिए था हमें, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव सम। ओके। अब
क्यूमुलेटिव सम के बाद की बात करते हैं हम भैया यहाँ पे मुझे एक चीज पूछना है, लाइक जैसे हमें जनवरी को नहीं लेना है, हमें 3 मंथ की करनी है, फरवरी मार्च अप्रैल, या अप्रैल मई जून, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है इसमें? हाँ ऐसा भी पॉसिबल है, उसके लिए आप थोड़ा सा आगे चलेंगे पहले। हाँ वो भी पॉसिबल है, वो बाद में बताएंगे, ठीक है। ठीक है। टोटल वाईटीडी, अब टोटल वाईटीडी के बाद में हम क्या करते हैं, टोटल क्यूटीडी करते हैं। तो क्यूटीडी क्या होता है, क्यूटीडी सेम वही कि हम क्वार्टर की बात कर रहे हैं, और टोटल मंथ मतलब मंथ की बात कर रहे हैं, तो सेम काम होता है तीनों में। टोटल एमटीडी सम ऑफ सेल्स, इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, यहाँ पे टोटल एमटीडी लिख देता हूँ। टोटल एमटीडी में वो मंथ वाइज की बात करेगा, तो यहाँ पे मंथ, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ पहले प्रॉब्लम क्या है। देखो जब हम टोटल वाईटीडी की बात कर रहे थे, पहले वाईटीडी पे लेके चल रहे थे, वाईटीडी की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे 11 था, ये 2011 जनवरी का महीना था। इसके बाद जैसे आगे आगे चलते हैं हम, तो यहाँ पे देखो ये महीना 2011 ख़त्म हो गया। 2011 ख़त्म होने के बाद में वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, 22,59,450, और उसके बाद वैल्यू कितनी आ रही है, ये कम आ रही है नहीं आ रही है। हाँ जी। बेसिकली आपकी जो वैल्यू है वो रीसेट कब हो रही है, हर एक ईयर के बाद। जैसे ही नया ईयर स्टार्ट हो जाएगा तो आपकी वैल्यू रीसेट ऐड हो हो जाएगी, और रीसेट हो गए फिर जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? हाँ जी। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और, एमटीडी। अब मैं एमटीडी की बात करता हूँ। एमटीडी के केस में भी सेम ऐसा ही होगा। अब देखो एमटीडी के केस में रीसेट कब हो रही है वैल्यू, हर महीने पे रीसेट हो रही है, समझ लो, हर महीने पे। अब इसको कैसे देखने का तरीका, इसका देखने का तरीका यह है कि आप एक वैल्यू नहीं लिया हो, यहाँ पे डे क्या लेके आ जाओ, डे। अब देखो डे क्या था, महीने का पहला दिन, तो वैल्यू कितनी आ रही है 808। दूसरा दिन तो 808 प्लस 314, 314 प्लस 808, और ये वैल्यू रीसेट कब होगी, जब महीने का एंड आ जाएगा। तो देखो जैसे ही जनवरी का एंड आया, तो जनवरी के एंड के बाद में वैल्यू रीसेट हो गई। ठीक है। अब क्यूटीडी की बात करते हैं। तो क्यूटीडी में क्या होगा, क्यूटीडी में वैल्यू कब होगी रीसेट, जब आपका क्वार्टर आएगा। क्वार्टर कंप्लीट हो जाएगा, एक क्वार्टर का मतलब 3 मंथ्स। जी हाँ 3 मंथ्स। तो देखिए यहाँ पे अब मैंने डे को हटा दिया, जैसे ही मैंने डे को हटाया तो देखो जनवरी, फैब और मार्च, इसके बाद वैल्यू क्या आ गई, रीसेट हो गई। देखो रीसेट हो गई, इसके बाद नई वैल्यू कितनी आ रही है, 1,16,000। ठीक है। ये हमारे पास में 3 हुआ। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि ये कहाँ तक कोई क्या कर सकता है। तो देखिए जैसे ही मैं वाईटीडी की बात करता हूँ, पहले वाईटीडी पे आ जाता हूँ। वाईटीडी के बाद में फिल्टर बता रहा है, तो फिल्टर को तो हम नहीं ऐड करना चाहते हैं। ये बोल रहा है कि आपके ईयर की एंड डेट कौन सी होनी चाहिए। तो एंड डेट में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिखो 30/12 ऐसा लिखो। तो एंड डेट क्या हो जाएगी, एंड डेट हो जाएगी 12/30 लिखना पड़ेगा, 12/31। तो आपके क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपका क्वेश्चन ये था कि हम मंथ को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मंथ को चेंज करने का तरीका क्या होगा, जब हम टोटल वाईटीडी पे जाते हैं, तो टोटल वाईटीडी के पास में टोटल 4 हमारे पास इनपुट पैरामीटर्स हैं। तो 4 कौन कौन से पैरामीटर हैं, सबसे पहले ये मांगता है कि एक्सप्रेशन, उसके बाद मांगता है डेट, फिल्टर, और सबसे लास्ट में मांगता है ईयर एंड डेट। तो ईयर एंड डेट में अब देखो हमने क्या डाला, 11/30 का मतलब हुआ नवंबर। जैसे ही मैंने एंड किया यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे रीसेट कब हो रहा है, देखो ये नवंबर था, नवंबर के बाद
रीसेट हो गया। तो कब से स्टार्ट हो गया? जनवरी से स्टार्ट हो गया। क्लियर? सॉरी, दिसंबर से स्टार्ट हुआ, जनवरी से स्टार्ट नहीं हुआ था। हमारे पास टोटल वाईटीडी फंक्शन के पास 4 नंबर ऑफ इनपुट पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है हमारे पास कि आप एक्सप्रेशन, मीनिंग कि आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हो, आपको एक एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। तो आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हो? सेल्स। दूसरा एक्सप्रेशन है कि आप आपकी जो डेट है वो डेट कॉलम कौन सी है। तो डेट कॉलम कौन सा है? कैलेंडर डेट कॉलम। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पैरामीटर होता है वो होता है फिल्टर। तो फिल्टर आप कोई नहीं लगाना चाहते हो। जब आप कोई भी फिल्टर नहीं लगाओगे तो एक नया फंक्शन है ऑल फंक्शन। ऑल फंक्शन क्या है? ऑल फंक्शन बेसिकली ये है कि ये कैलेंडर डेट की सारी डेट को आप इंक्लूड करना चाहते हो। तो आपने क्या कर दिया, आपने उसको बताया कि आप सबको इंक्लूड करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे सबको इंक्लूड नहीं करना चाहते तो फिर आप यहाँ पे एक फिल्टर फंक्शन लगाते हैं, जिसको हम अभी सीखेंगे, ठीक है, बाद में। अभी के लिए ऑल का मतलब ये हुआ कि आप कैलेंडर टेबल की डेट कॉलम के सारे की सारी वैल्यूज को आप इनपुट कराना चाहते हो, उसमें कोई भी फिल्टर नहीं लगाना चाहते। जो सबसे लास्ट वाला आर्गुमेंट है, सबसे लास्ट वाला आर्गुमेंट हमसे ये पूछता है कि आपका जो एंड वाला महीना है वो कौन सा है। तो जैसे अभी आपने पूछा था ना कि क्या हम महीने को भी चेंज कर सकते हैं, तो मंथ को चेंज करने का तरीका यह है कि आपने यहाँ पे लिखा 11/30। 11/30 का मतलब ये हुआ कि आप नवंबर महीने की 30th डेट को आपका रीसेट पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपका डिफॉल्ट रीसेट पॉइंट कौन सा था? दिसंबर 31 ये था। अब ये रीसेट कब हो जाएगा? नवंबर में रीसेट हो जाएगा। समझ गए? तो अब जैसे ही आप कैलकुलेशन को देखोगी तो देखिए यहाँ पे रीसेट कब हो रहा था? दिसंबर में। अब देखो नवंबर में रीसेट हो गया और इस के बाद दिसंबर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से स्टार्ट हो गई। तो देखिए पहली बार वैल्यू कितनी आई? 3,33,000। अगर आप यहाँ पे 1 लिखोगे, 131 लिखोगे, तो अब ये रीसेट वैल्यू कब हो जाएगी बताओ? ये जनवरी में रीसेट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो देखो यहाँ पे जनवरी तक वैल्यू कितनी हो रही है? टोटल सम आ रही है। तो नई स्टार्ट वैल्यू कब होगी? फरवरी में होगी। समझ गए? ऐसा कर सकते। क्लियर? अब अगर आप 3-3 महीने की बात कर रहे हो तो जब, अब आपका क्वेश्चन क्या था कि महीने को चेंज कर सकते हो, तो महीने को कैसे चेंज कर सकते हो? इस लास्ट वाले पैरामीटर की हेल्प से। अगर आप ये चाह रहे हो कि केवल 3 महीने की वैल्यू आए, 3 महीने की वैल्यू कैसे कर सकते हो? टोटल QTD के हिसाब से। समझ आ रही है बात? अगर आप QTD यहाँ पे लिखोगे तो QTD का मीन्स क्या होगा कि ये केवल क्वार्टर की बात करेगा। क्वार्टर मतलब 3 महीने की बात करेगा, जैसे जनवरी, फेब और मार्च। समझ आ रही? नहीं, 5 मंथ का ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। 5 ये तो टोटल QTD है और ये फिर YTD है, ये मंथली है, यही बस ये 3। बेसिकली ये स्टैंडर्ड है। ऐसा कोई आपसे पूछेगा नहीं कि मुझे 5 महीने की चाहिए। हर कोई ये पूछता है जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं कि भाई लास्ट क्वार्टर में कितनी हमारी सेल्स हुई थी, ये लास्ट, जब हम बात करते हैं लास्ट ईयर में कितनी सेल्स हुई थी, या हाफ ईयरली कितनी सेल्स हुई थी, ऐसे बात करते हैं। तभी ऐसे कोई नहीं पूछता कि लास्ट के 2-3 मतलब 5 महीने में कितनी हुई थी। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है। पूछने को तो कोई भी पूछ सकता है ऐसे, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो। ये हमारे पास में फंक्शन हो गया। नेक्स्ट, हाँ जी, आप चलते हैं नेक्स्ट टेक्स्ट फंक्शंस में। टेक्स्ट फंक्शंस में कुछ एक दो फंक्शन में पहले भी बता चुका हूँ, जैसे फॉर्मेट फंक्शन। और भी फंक्शन देख लेते हैं, जैसे कॉन्कैटिनेट, फाइंड, फॉर्मेट, लेफ्ट, लेंथ, लोअर, मिड, रिप्लेस, ऐसे। सबसे पहले हम कॉन्कैटिनेट के पास आते हैं। तो कॉन्कैटिनेट क्या करता है? किसी दो वैल्यूज़ को कॉन्कैटिनेट करने का काम करता है। ग्लोबल सुपरस्टोर में करता है। ग्लोबल सुपरस्टोर में जैसे रीजन और कंट्री दोनों को कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे? सबसे पहले न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कॉन्कैटिनेट। अब कॉन्कैटिनेट क्या करता है? टेक्स्ट वन। तो पहला टेक्स्ट वन क्या होता है? ग्लोबल सुपरस्टोर। इसका कौन सा? कंट्री। ये कंट्री वाला कॉलम आ जाएगा। और दूसरा कॉलम कौन सा आएगा? ग्लोबल सुपरस्टोर का ही कॉमा लगाने के बाद रीजन वाला रीजन आ जाएगा। इन दोनों को ये कॉन्कैटिनेट कर देगा। अब इस, ये आ गया आपके पास में वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई है। इस फंक्शन के साथ में एक प्रॉब्लम है।
प्रॉब्लम क्या है देखिए, यहाँ पे कोई तीसरी वैल्यू नहीं आ सकती है। देखो ये दोनों वैल्यू आ रही है तो फ्रांस और सेंट्रल आ रहा है, आप बेसिकली ये चाहते हो कि फ्रांस कॉमा सेंट्रल आए, तो कॉमा के लिए हम जैसे यहाँ पे एक नया बीच में कुछ ऐड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए ये एरर बता रहा है, क्यों बता रहा है, क्योंकि कॉन्केटिनेट फंक्शन के पास में मैक्सिमम आर्गुमेंट कितने हैं, 2, ये इसकी लिमिटेशन है। अब इस लिमिटेशन को दूर करने का एक दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि हम कॉन्केटिनेट फंक्शन को यूज़ ही ना करें, बल्कि किसको यूज़ करें, एंड को यूज़ करें। तो देखिए ये एम परसेंटेज होता है, ठीक है। एम परसेंट क्या करता है कि किसी भी दो वैल्यूज़ को ऐड कर देता है। देखो हमने कॉन्केटिनेट हटाया और एंड यूज़ किया तो उसने दोनों को ऐड कर दिया। और एंड के साथ में ये लिबर्टी है कि आप 1 2 3 4 जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं उनको यूज़ कर सकते हो। तो जैसे आप चाहते हो कि फ्रांस और रीजन के बीच में क्या आ जाए, कंट्री और रीजन के बीच में एक स्पेस आ जाए या कॉम आ जाए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक बीच में एक एंड करोगे ऐड, और बीच में एक स्ट्रिंग के साथ में कॉम ऐड कर दोगे। तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली कंट्री और रीजन के बीच में कॉम ऐड कर देगा। या आप स्पेस भी चाहते हो तो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस बढ़ा सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पे फ्रांस और इस वाले कॉलम में देखिए जब आएगा फ्रांस, कंट्री और रीजन के बीच में एक एक्स्ट्रा स्पेस और कॉमा आ गया। नेक्स्ट, अब चलते हैं हम फाइंड की बात। तो फाइंड क्या करता है, तो फाइंड किसी भी बेसिकली स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग में ढूंढता है और उसकी स्टार्टिंग पोजीशन को आपको आंसर दे देता है। तो न्यू कॉलम पे क्लिक कर दें, और जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे फाइंड, यहाँ पे लिखते हैं फाइंड। तो फाइंड के बारे में देखो, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप इस वाले टेक्स्ट को पढ़ सकती हैं। तो ये क्या बोलेगा कि हमारे पास में नंबर ऑफ पैरामीटर कितने हैं, 4, 4 में से 2 मैंडेटरी हैं और 2 ऑप्शनल हैं। और क्या करता है, रिटर्न दी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वन टेक्स्ट स्ट्रिंग विद इन दी अनदर स्ट्रिंग एंड फाइंड इज केस सेंसिटिव। याद रखना जब भी हम बात करते हैं पावर क्वेरी की, डेक्स की, तो सारे के सारे केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मीन्स स्मॉल और कैपिटल का भी फर्क पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि आप किस टेक्स्ट को ढूंढना चाहते हैं। जैसे आप टेक्स्ट को ढूंढना चाहते हैं कैपिटल एफ को, और किस टेक्स्ट में ढूंढना चाहते हैं, आप ढूंढना चाहते हैं ग्लोबल सुपर स्टोर के कंट्री कॉलम में। तो जैसे ही कंट्री कॉलम में जाएंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखिए एफ को ढूंढेगा, और एफ को ढूंढने पे उसकी पोजीशन को रिटर्न कर देगा। फाइंड कुड नॉट फाइंड अ गिवन टेक्स्ट, ओके। हाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ अब ये पूछेगा कि इसकी स्टार्टिंग पोजीशन कितनी है, और तो स्टार्टिंग पोजीशन मान ली हमने 0 रख दी। और एक और वैल्यू बोलता है कि अगर वैल्यू नहीं मिलती है तो क्या आएगा। तो अगर वैल्यू नहीं मिलेगी तो क्या आएगा, तो फॉल्स। दो चीज़ें, सबसे पहले तो ये जब हम पावर क्वेरी की बात करते हैं और जब हम डेक्स की बात करते हैं, तो जब हम डेक्स की बात करते हैं तो डेक्स में जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, और जब हम पावर क्वेरी की बात करते हैं तो जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। क्लियर, ठीक है। अब फाइंड फंक्शन क्या करता है, फाइंड फंक्शन बेसिकली ये करता है कि आप कौन सी स्ट्रिंग को ढूंढना चाहते हो। तो किस स्ट्रिंग को ढूंढना चाहते हो, कैपिटल एफ को ढूंढना चाहते हो। किस कॉलम में ढूंढना चाहते हो, कंट्री कॉलम में ढूंढना चाहते हो। फिर नेक्स्ट जो आपके पास में इनपुट पैरामीटर होगा, वो पैरामीटर ये बताएगा कि आप कौन से वाली इंडेक्स से स्टार्ट करना चाहते हो। जैसे लेट से आप 2 इंडेक्स से स्टार्ट करना चाहते हो, 1 से स्टार्ट करना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा, 1 का मतलब ये बिगनिंग से ही ढूंढना शुरू करेगा। अगर आपने यहाँ पे 3 लिख दिया तो ये क्या करेगा, तीसरे वाले इंडेक्स से ढूंढना शुरू करेगा। अगर आपने यहाँ पे 6 लिख दिया तो ये क्या करेगा, 6 इंडेक्स से ढूंढना शुरू करेगा, ठीक है। तो अभी मैं 1 लिख देता हूँ यहाँ पे, और ये फॉल्स क्या आएगा, फॉल्स का मतलब ये है कि लास्ट की वैल्यू क्या आएगी। अगर इसमें कैपिटल एफ की वैल्यू नहीं मिलती है, कंट्री कॉलम में ये टेक्स्ट नहीं मिलता है कैपिटल एफ, तो फिर वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, तो फिर वैल्यू कितनी रिटर्न करेगा, फॉल्स। और फॉल्स का मतलब 0। कंट्री के पास जाते हैं पहले, ये रही देखो हमारे पास कंट्री। अगर हम कंट्री में देखें तो पहले फ्रांस आया हुआ है, फ्रांस में कैपिटल एफ है या नहीं, बिल्कुल है। तो इसलिए पहली वैल्यू कितनी आएगी,
देखो पहली वैल्यू कितनी आ रही है कि कौन से वाले इंडेक्स पे मिला है वैल्यू, पहले इंडेक्स पे कैपिटल एफ मिल गया। क्लियर। अब जब हम जर्मनी की बात करते हैं, देखो जर्मनी में तो कैपिटल एफ नहीं है, इसका मतलब इसे वैल्यू नहीं मिली, और जब वैल्यू नहीं मिलेगी तो आंसर कितना आएगा, देखो ये आगे फॉल्स, फॉल्स मतलब जीरो। ठीक है, ऐसे ही और आगे चलते हैं, किसी और के पास में अगर कैपिटल एफ हो, देखिए और किसी के पास में शायद कैपिटल एफ नहीं है। ठीक है, जैसे और हम देख सकते हैं, अब आपको समझ में आ रहा है, जैसे एस की बात कर लेते हैं। अच्छा फ्रांस, ऐसे फ्रांस की बात कर लेते हैं, तो ये पूरे वर्ड को ढूंढेगा, तो जब जहाँ पे से पूरा वर्ड मिलेगा वहाँ पे ये इंडेक्स की वैल्यू को लिख देगा। जैसे फ्रांस, फ्रांस की बात करें तो इसे पूरा फ्रांस वर्ड मिल गया यहाँ पे, और यहाँ पे फ्रांस वर्ड मिल गया, तो फ्रांस वर्ड किस से स्टार्ट हो रहा है, पहले वाले इंडेक्स वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे ए एन सी की, ए एन सी, फ्रांस में ए एन सी, तो फ्रांस में ए एन सी कौन से वाले इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है बताइए, 1 2 3, 3 से स्टार्ट हो रहा है। देखो फ्रांस है, फ्रांस में ए एन सी ई, ए एन सी ई कहाँ मिल रहा है, 1 2 3, 3 में मिल रहा है। जैसे एक मिनट, जैसे एफ ए आर एन सी, एफ ए आर एन सी, फ्रांस का जो एफ वाला है, अब मैं एफ की बात करूँ तो एफ कौन से वाले इंडेक्स पे आ रहा है, 1 पे, आर किस पे आ रहा है, 3 2 4 5 6 ऐसे है। तो अब बताइए जो ए एन सी है वो ए एन सी ये है, तो ए एन सी कौन से इंडेक्स पे स्टार्ट हो रहा है, थर्ड पे हो रहा है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, थर्ड आएगा। तो आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, तो देखिए आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही और किसी के पास ये वैल्यू नहीं मिलेगी तो हमेशा वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 0 0 आ रही है। क्लियर। नेक्स्ट अब आता है हमारे पास में लेफ्ट राइट और मिड फंक्शन। तो लेफ्ट राइट और मिड में क्या होता है, लेफ्ट राइट और मिड में ये रहता है कि अगर आप लेफ्ट की बात करें तो नेक्स्ट कर लेता हूँ, न्यू कॉलम बना लेता हूँ, लेफ्ट लेफ्ट, और यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट। अब देखो लेफ्ट क्या करता है, लेफ्ट करता है रिटर्न द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। बेसिकली पहले चलो ये देख लेते हैं, ऑर्डर प्रायोरिटी, तो ग्लोबल सुपरस्टोर, ग्लोबल सुपरस्टोर की ऑर्डर प्रायोरिटी इस कॉलम की बात कर रहे हैं, और आप ये देखना चाहते हो कि लेफ्ट से कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग को आप रिटर्न करना चाहते हो। जैसे आपने यहाँ पे 3 लिखा, तो ये क्या होगा, लेफ्ट से पहले जो 3 वैल्यूज होगी उसको रिटर्न कर देगा। क्लियर। जैसे आपने क्लिक किया यहाँ पे पहले फर्स्ट 3 को रिटर्न कर देगा। तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर, जब हम ऑर्डर प्रायोरिटी की बात करते हैं, ये ऑर्डर प्रायोरिटी है, ऑर्डर प्रायोरिटी में मीडियम में पहले 3 वर्ड कौन से हैं, एम ई डी। ठीक है, ऐसे ही आगे अगर और चलेंगे, हाई, हाई की बात करें तो हाई में पहले 3 वर्ड्स कौन से होंगे, यही सेम राइट में होता है। तो राइट अगर मैं यहाँ पे राइट लिख देता हूँ, राइट, तो ये राइट के 3 लेटर्स को यहाँ पे रिटर्न करा देगा। तो आई इस बार क्या आ जाएगा, आई यू। ठीक है, अब मिड की बात कर लेते हैं, तो मिड में क्या होगा, मिड में 2 वैल्यूज मांगेगा इस बार। तो ये मिड में ये मांगेगा कि आप कौन से स्टार्ट करना चाहते हैं और कौन पे ख़त्म करना चाहते हैं। देखो स्टार्टिंग पोजीशन, तो स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी, आप स्टार्टिंग, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन किससे स्टार्ट होती है, 1 से, तो इसलिए आप क्या करोगे 1 2 3, जैसे आपने 3 पे दिया, 3 पे स्टार्ट होगी। फिर दूसरा मांगेगा कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए, तो कैरेक्टर कितने चाहिए आपको, 3 ही चाहिए, तो एंटर किया। तो अब देख मीडियम की बात कर लेते हैं, तो मीडियम में क्या होगा, तीसरे से स्टार्ट होगा, इसका मतलब डी से स्टार्ट होगा, और कितने चाहिए, 3, तो डी आई यू। ठीक है, ऐसे ही अगर आप और नीचे जाएंगे, जैसे हाई की बात कर लेते हैं, हाई होगा इसमें कहीं, देख लेते हैं हाई है कि नहीं। जैसे ये रहा हाई, तो हाई में क्या करेगा, ये 3 से स्टार्ट करेगा, और 3 के बाद 3 लेटर्स उसके पास है नहीं 3 के बाद, तो इसलिए 2 को ही इनपुट करा देगा। ठीक है, 2 को ही रिटर्न करा देगा। ये हो गया मिड की बात। नेक्स्ट
रिप्लेस, रिप्लेस और सर्च, ये दो क्या बच गए। एक और होता है अपर और सिंपल है। जैसे अपर और लोअर की बात करें हम, अगर मैंने यहाँ पे लिखा अपर, तो ये क्या करेगा, सारी की सारी वैल्यूज को अपर कर देगा। जैसे ऑर्डर प्रायोरिटी की बात करते हैं यहाँ पे, ऑर्डर प्रायोरिटी, तो ऑर्डर प्रायोरिटी में जितनी वैल्यूज होगी उसको क्या कर देगा, कैपिटल लेटर्स में कर देगा, ठीक है। और लोअर के केस में क्या करेगा, सबको लोअर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब एक बचा हमारे पास में सर्च और रिप्लेस। तो सर्च और इसमें क्या करेंगे, वो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सर्च। जैसे हम सर्च लिखेंगे तो देखो इसके पास में 4 नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं, और क्या ये रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न्स द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ वन टेक्स्ट स्ट्रिंग विद इन द अनदर स्ट्रिंग एंड सर्च इज नॉट केस सेंसिटिव। याद रखना यहाँ पे सर्च केस सेंसिटिव नहीं है, और ये क्या करेगा, किसी एक टेक्स्ट को ढूंढेगा किसी दूसरे टेक्स्ट में, ठीक है। और पहले जो था हमारे पास, जब हम फाइंड की बात कर रहे थे, तो फाइंड वाले केस में क्या था, सर्च हमारी केस सेंसिटिव थी, और इसमें सर्च केस सेंसिटिव नहीं है। सबसे पहले तो आप क्या ढूंढना चाहते हो, तो ढूंढना क्या चाहते हो, पहले कंट्री की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कंट्री में ढूंढना चाहते हो, किसको ढूंढना चाहते हो, जैसे मान लिया साउथ को ढूंढना चाहते हो, साउथ अफ्रीका मान लिया, साउथ को ढूंढना चाहते हो। स्टार्टिंग पोजीशन की क्या होनी चाहिए, मान लिया 1, और अगर नहीं मिला तो क्या होना चाहिए, मान लिया 0, या यहाँ पर लिख देते हैं फॉल्स, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे फॉल्स लिखा, अब ये क्या करेगा, सबसे पहले इसकी वैल्यू को ढूंढेगा साउथ की। और याद रखना साउथ जो है ना यहाँ पे केस सेंसिटिव नहीं है, तो अगर कोई भी वैल्यू, जैसे मैं एफ की बात करूँ, अभी वहाँ पे कैपिटल एफ, तो कैपिटल एफ फ्रांस में भी आएगा और कैपिटल एफ किसी और चीज़ में भी आएगा। तो चलो देख लेते हैं एक बार, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ फ्रांस, देखो फ्रांस वाले केस में आएगा, तो फ्रांस अगर हम पहले ही कॉलम में जाके देखें तो वैल्यू कितनी आ रही है, starting position should be 1, not found should be false, ठीक है। and कुछ और देखते हैं, फिर आर करके देखते हैं, और आर के किस में क्या आएगा आंसर, कंट्री, सही नहीं आ रहा है, फाइन, फाइन टेक्स्ट विद इन, ओके सॉरी, हाँ हमने गलती कर दी है, हमने उल्टा लिख दिया ना, जिसमें ढूंढना था उसको उल्टा लिखा हुआ है, जिसको ढूंढना था और जिससे ढूंढना था उल्टा हो गया वो। अब ठीक आ रहा है, देखो अब वैल्यू 2 आ रही है। तो लेट्स रिपीट, सर्च क्या करता है, सबसे पहले जो हमारा फाइंड था, फाइंड और सर्च दोनों सिमिलरली सेम तरह से काम करेंगे, बस फ़र्क क्या होगा, फ़र्क ये होगा कि सर्च इज़ नॉट केस सेंसिटिव एंड फाइंड इज़ केस सेंसिटिव, बस इतना सा फ़र्क है। जैसे सर्च क्या करेगा, सर्च का जो पहला पैरामीटर होगा वो ये होगा कि किस वैल्यू को आप ढूंढना चाहते हो, और
अगर आप आर को ढूंढना चाहते हो तो किस वैल्यू में ढूंढना चाहते हो, तो कंट्री वाले कॉलम में ढूंढना चाहते हो आप किसको, आर को, स्मॉल आर को। स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों बराबर है उसके लिए, और आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, वो 1 है। जैसे 1 से स्टार्ट करना चाहते हो 2 से, तो सबसे पहले इंडेक्स होता है 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं। और अगर वैल्यू में नहीं मिलेगी तो जो फोर्थ पैरामीटर होगा वो बताएगा फॉल्स। फॉल्स का मतलब 0। तो देखिए इसने सबसे शुरू में ढूंढना शुरू किया फ्रांस, तो फ्रांस में आर कब आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा। अब आगे चल लेते हैं हम, जैसे और केस में, जैसे जर्मनी के केस में, जर्मनी के केस में आर कब आ रहा है, तीसरे नंबर पे आ रहा है, थर्ड इंडेक्स पे आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, थर्ड आ रही है। आगे चलते हैं, और जैसे चाइना है, तो चाइना के केस में कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। देखिए चाइना के केस में वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास सर्च। नेक्स्ट और देख लेते हैं एक बार, केस सेंसिटिव मीन्स कि कैपिटल आर और स्मॉल आर अलग अलग है, और अगर केस सेंसिटिव नहीं है तो कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों बराबर है, ठीक है। हाँ उसमें कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखना होता है। अब लास्ट हम बात करेंगे सर्च और रिप्लेस। रिप्लेस की बात कर लेते हैं एक बार। तो रिप्लेस, न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे, रिप्लेस। तो रिप्लेस में क्या करेगा, ओल्ड टेक्स्ट, सबसे पहले ओल्ड टेक्स्ट आएगा, फिर आएगा स्टार्टिंग पोजीशन, फिर आएगा नंबर ऑफ कैरेक्टर, और फिर आएगा न्यू टेक्स्ट। तो ओल्ड टेक्स्ट कौन सा होना चाहिए, तो ओल्ड टेक्स्ट होना चाहिए आपके पास कंट्री। कंट्री में ये ढूंढेगा कि स्टार्टिंग पोजीशन कौन सी, 1 से स्टार्ट करना चाहिए, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर, 3, और नया टेक्स्ट क्या होना चाहिए, नया टेक्स्ट जैसे मान लीजिए कि 1 से लेके और 3 तक जो इंडेक्स है उसके उस पर कौन सी वैल्यू रिप्लेस हो जानी चाहिए, तो जैसे लेट से ABC। तो ये क्या करेगा बेसिकली, अब रिप्लेस क्या करता है कि कंट्री कॉलम में जाएगा और 1 इंडेक्स पोजीशन से स्टार्ट करेगा, ठीक है। और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को, 3 को, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों की जगह क्या आ जाएगा, ABC आ जाएगा। तो सबसे पहली लाइन है हमारे पास, उसमें फ्रांस लिखा हुआ है, तो फ्रांस में क्या आ जाएगा, FR और A की जगह क्या आ जाएगा, ABC, और बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल रहेगी। तो देखो ये फ्रांस था, तो फ्रांस में क्या आ जाएगा, FRA की जगह क्या आ जाएगा, ABC। क्लियर। जैसे जर्मनी की बात कर लेते हैं, तो जर्मनी के जो पहले 3 कैरेक्टर हो गए उसमें ABC आ गया। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 3 के बजाय यहाँ पे 4 लिख दिया, तो 4 में क्या आ जाएगा, पहले 4 कैरेक्टर की जगह क्या आ जाएगा, ABC आ जाएगा। क्लियर। अगर मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया तो पहले 2 कैरेक्टर की जगह क्या आ जाएगा, ABC, ठीक है। तो GE में, जर्मनी में GE की जगह ABC आ जाएगा। ये हुआ हमारे पास में फंक्शंस। तो हमारे फंक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं।